हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन लेक्चर 2 एलसीडी का, और यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की, यहाँ से आगे के सारे लेक्चर्स में केवल क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इनको खुद से ट्राई करो, और अगर आपसे नहीं बात बनती है तो फिर आप सोल्यूशन देखो। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 5 इंटू टेन इनवर्स x प्लस 5 और x प्लस 1 टेन इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, ये आपको दिया गया, तो आप सबसे पहले क्या डिटरमाइन करोगे, ये किस फॉर्म का है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या समझ में आती है कि x प्लस 5, ठीक है, और ये भी मतलब टेन इनवर्स की 2 टर्म्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन में देखो तो कैसे दिखा सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपने इसके 2 पार्ट्स ले लिए, टेन इन x प्लस 1 टेन इनवर्स x प्लस 5। आपने कुछ इस तरीके का चाहा कि आपका टेन इनवर्स क्लब हो जाए। ठीक है, टेन इनवर्स जब तक सेपरेट सेपरेट रहेगा तब तक तो दिक्कत ही है, तो अपन इसको ऐसा कर ले, टेन इनवर्स x प्लस 1 ऐसा ले लिया हमने। ठीक है, अब आपके पास एक्सपेंशन, मतलब अगर आप देखो तो एक टर्म अभी बची हुई है वैसे, 4 टेन इनवर्स x प्लस 5। ठीक है, तो जब आपका एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये चीज किसको टेंड करेगी, टेन इनवर्स x प्लस 5 टेन इनवर्स इन्फिनिटी को, मतलब पाई बाई 2 को। तो ये क्वांटिटी आपकी 4 इंटू पाई बाई 2, मतलब बेसिकली ये पूरा चीज क्या है, 2 पाई को टेंड कर रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या आएगा, x प्लस 1 और इसको सिंप्लीफाई किया तो टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो 4 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपके पास टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये 2 पाई, और इधर से x प्लस 1 टेन इनवर्स 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। ठीक है, ऐसा कुछ। अब आपका टेन इनवर्स ये क्या बन गया, 0, लेकिन ये क्या है, इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इसको भी नीचे डाल दो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टेन इनवर्स जो चीज रहती है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये लिमिट आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स 1 को टेंड करता है, अगर आपका मतलब लिमिट इसकी 1 होती है अगर आपका x 0 को टेंड कर रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, टेन इनवर्स के आगे ये एक 0 लिखा हुआ है, उस 0 को अगर मैं डिनोमिनेटर में भी लिख दूं, आई मीन कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। ठीक है, तो उसी से हमें ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक, अब ये वाला स्टेप अगर आप देखो तो ये इतना स्टेप क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, तो चीज कितनी बची हुई है हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 4, ये x प्लस 1 ऊपर चला गया, और नीचे बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। ठीक है, 2 पाई लेकिन अभी था, ये 2 पाई आगे कंटिन्यू है, उसमें नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, 2 पाई तो है ही। अब आप देखो इसकी लिमिट क्या होगी, आप देखो ऊपर वाली चीज, ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कम है, नीचे वाले की ज्यादा है, तो रेशियो किसको जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का 0 को जाएगा, तो ये 0 प्लस 2 पाई, आंसर विल बी 2 पाई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एक्सटेंड्स टू 2 माइनस 2 माइनस, मतलब -2 पे LHL ये पूरा एक्सप्रेशन, और -2 पे RHL ये एक्सप्रेशन, दोनों बराबर है, देन हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ऐसे केस में क्या होगा, आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि यहां मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या ट्राई करना चाहिए कि हम मॉड से फ्री हो जाएं, तो इसलिए हम क्या देखेंगे कि अगर हम -2 के LHL में देखते हैं तो x प्लस 2 आपका कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, और अगर x प्लस 2 नेगेटिव हो जाएगा तो आप मॉड ऑफ x प्लस 2 को क्या लिखोगे, -x माइनस 2। तो आपके पास अगर मॉड से फ्री हो जाए अपन, ठीक है, बल्कि ऐसा कह लीजिए आपकी ये सब -2 वगैरह है ना, आप उसको 0 की ओर खींच लो, मतलब अपन क्या करते हैं, लिमिट्स को चेंज करके h टेंड्स टू 0 में बना देते हैं, जो कि ज्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर अपन ऐसा सोचें कि x आपका, या फिर ऐसा लो, x प्लस 2 को ही मैंने कुछ h मान लिया। ठीक है, x प्लस 2 को h मान लिया, तो h आपका किधर टेंड करेगा, h आपका 0 माइनस को टेंड करेगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, फिर a e ऐसा कुछ है।
है ना। तो आप इसकी लिमिट अगर निकालते हो तो क्या आएगी, देखो आप ये आप देख सकते हो कि ये क्वांटिटी आपकी e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है, e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और नीचे भी आपके पास क्या आ रहा है, e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आ रही है ना, ठीक है। e की पावर -1/h होगा, लेकिन h तो खुद ही निगेटिव है, ठीक है। तो e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब डोमिनेट करने वाली चीजें यही हैं दोनों। 1 और 2 को तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है उनके रिस्पेक्ट में, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, a/-1, ठीक है। डोमिनेट करने वाली चीजें क्या हैं, यही दोनों हैं केवल, तो इसको और इधर -1 को हटा ही दिया तो a/-1, ठीक है। ये दोनों तो साफ हो गए, बचा क्या, a/-1, आंसर विल बी -a, ठीक है। इतनी बात, डोमिनेटिंग टर्म्स आपके एक ये था और ये पूरा आपका डोमिनेटिंग टर्म था, तो उनसे आंसर आपका निकल के आ गया a/-1। फिर आप देखिए जो दूसरे वाली टर्म है, दूसरे वाली टर्म में आप देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 प्लस। अब यहाँ पे ज्यादा आसान है चीजें, क्योंकि आपके पास साइन का यूज कर दिया गया, तो आपको समझ में आती है बात कि साइन के आगे 0 है, अगर वही 0 हमारा डिनोमिनेटर में भी लग जाए तो आपकी टर्म 0 को टेंड करने लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करो, x की पावर 4 -16 अपॉन x5 प्लस -32, ठीक है, सॉरी ये प्लस था यार, x5 प्लस 32, ये आप टर्म लिख लो, है ना। अब आप देखो ये वाली चीज आपकी 1 और बचा आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 प्लस x⁴ -16, तो मतलब x² -4 इंटू x² प्लस 4 और अपॉन नीचे देख सकते हैं हम इसके x की पावर 5 प्लस 32 है, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम कहें तो हमारे पास एक x+2 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा हमारे पास x+2 से डिवाइड करने के बाद, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली आप LH भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कहाँ फैक्टराइजेशन करने जाएंगे इतना, ठीक है। तो सीधा ही आप चाहो तो LH ही अप्लाई कर दो, वैसे आप x+2 से इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते थे, बट डायरेक्टली LH भी अप्लाई कर दें तो चलेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन अवॉइड हो जाएगी, ऊपर 4x³ और नीचे 5x की पावर 4, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस थिंग इज इक्वल टू दिस लिमिट, और ये लिमिट आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 2m + x⁴ और 2m + x⁴ अपॉन x दिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा अच्छा सा है, क्या आप देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2m + x⁴ अगर मैंने इसमें से 2m को अलग किया, ठीक है, और वही यहाँ पे 2m ⁴ ऐसा आपके पास आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नेक्स्ट आपने क्या किया 2n + x⁴ माइनस 2n और डिवाइडेड बाई आपने डाल दिया x, ठीक है। यहाँ पे भी आपने x, तो आपने बेसिकली किया क्या, यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो ओवरऑल कोई डिफरेंस नहीं है। बट इससे फायदा क्या हुआ, अब आप लिख सकते हो इसको 2m + x - 2m, इसको आप लिख सकते हो 2n + x - 2n, ठीक है। अब आप देखो ये कैसा बन जा रहा है, अगर मैं इसको लिखूं, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए p बोल दूं, इसको q बोल दूं, तो चीज कैसे लिखी हुई है, ये पूरी चीज को मैंने p बोल दिया, ये पूरी चीज को मैंने q बोल दिया, तो ये लिखा हुआ है p - q अपॉन p⁻m - q⁻m, ऐसा ही है ना, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या आता था, ये तो आपने किया ही है, इसका रिजल्ट क्या आता था x की पावर n - a⁴n अपॉन x - a। भाई p आपका q को टेंड कर रहा है ना, x टेंड्स टू 0 है, तो इसका मतलब p आपका q को टेंड कर रहा है, क्योंकि ये वाली चीज 0 को जा रही है, तो मतलब ये टर्म बराबर हो रहे हैं। तो आपने xn - an अपॉन x - a लिखा था ना, कितना होता था n - 1, ठीक है, n इंटू a⁻n - 1, ये क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन m इंटू a मतलब q है ना, m - 1, और माइनस इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, यहां पे हो जाएगा n इंटू इसका q n - 1, ठीक है।
अब आप देखो q क्या था यहाँ पे 2 रेज टू पावर m होल रेज टू पावर 1 बाई m, मतलब 2 था, ये पूरा q है ना, तो आपका हाँ पूरा q है आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 आपका q है। और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे भी q आपका क्या है 2 है, ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, ठीक है, तो यहां पे देखिए चारों लिमिट्स आपको निकालनी है। आप फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू समथिंग दिया रखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो आप देखो यहां पे क्या कर सकते हो आप, एक्सटेंडिंग टू 1 है ना, ठीक है, अगर मैंने 1 माइनस एक्स से हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया, ठीक, तो लास्ट में 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स, और नीचे तो आपने बेसिकली क्या किया है 1 माइनस एक्स की पावर 2n से आपने पूरी टर्म को डिवाइड कर दिया है, पूरे न्यूमरेटर को, ठीक है, और हर एक टर्म के नीचे 1 माइनस एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नीचे आप देखो तो यहां पे हमारे पास कितने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही ये भी है 1 माइनस एक्स क्यूब है ना, और अप टू 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है, तो नीचे आपके पास n टर्म्स ही हैं लेकिन उनका होल स्क्वायर है, तो अगर हम ऐसा लिखें 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे करके लास्ट में 1 माइनस एक्स एन अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया फिर से 1 माइनस एक्स की पावर n का स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 2n से ऊपर और नीचे दोनों साइड डिवाइड कर लिया। तो अगर आप दोनों साइड डिवाइड कर ले रहे हो तो आप देखो अब लिमिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये कितनी आएगी 1 आएगी, ये भी फिर से उसी टाइप का है ना xn माइनस an अपॉन x माइनस a वाला, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, इसकी लिमिट 3 हो जाएगी और लास्ट वाले की लिमिट 2n हो जाएगी, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, उसी का यूज कर रहे हैं। तो 1 2 3 अप टू 2n, और नीचे ये 1 ये 2 है ना, ये क्या लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर इनफैक्ट, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, अप टू इसी तरीके से n का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो क्या बन जाएगा, ऊपर आप 2n फैक्टोरियल लिख सकते हो और नीचे आप क्या लिख सकते हो 1 2 3 अप टू n का प्रोडक्ट, फिर 1 2 3 अप टू n का प्रोडक्ट, मतलब इसको n फैक्टोरियल का स्क्वायर लिखा जा सकता है, एंड विच इन टर्न इज 2ncn, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक, तो अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ln 1 माइनस एक्स, क्या समझ में आना चाहिए, डिसिमिलर टाइप के टर्म्स हैं, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और यहाँ पे आपका लॉग है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, सभी को एक्सपेंड करो। एक्सपेंशन कहां तक किया जाता है, और एक्सपेंशन करने के पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि x आपका 0 के नेबरहुड में होना चाहिए, तो x आपका 0 के नेबरहुड में है, ठीक है, ठीक है। साइन के आगे लिखी हुई चीज, कॉस के आगे लिखी हुई चीज, ln 1 के साथ जो लिखी हुई चीज है वो सब 0 के नेबरहुड में होने चाहिए, ऐसे में हम एक्सपेंशन करते हैं। तो एक्सपेंशन किया, देखो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखोगे x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। आगे भी लिख सकते हैं लेकिन हमें कहां तक लिखना है, टिल वी गेट फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म। देखते हैं कहां पे नॉन कैंसिल टर्म मिलती है। माइनस कॉस एक्स की बात करते हैं, कॉस एक्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक, 3 टर्म्स लिख लिए। अभी फिलहाल ln 1 माइनस एक्स में क्या बनेगा, तो ln 1 प्लस एक्स में क्या बनता था, ln 1 प्लस एक्स में होता था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, प्लस एक्स क्यूब बाई इस तरीके की चीजें होती थी। तो यहां पे देखिए आप क्या बन जाएगा, x की जगह पे माइनस एक्स, ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, नेक्स्ट 2 फैक्टर, तो इसको लिखते हैं अपन, यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, फिर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 है ना, माइनस एक्स 4 बाई 4, इस तरीके की टर्म्स आपके पास आती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का इनफाइनाइट तक, और डिवीजन में क्या है हमारे पास एक्स क्यूब है, ठीक, तो लिख लिया यहाँ तक। अब देखो फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म की बात कर रहे थे हम, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए। x की बात करें तो x और x भी कैंसिल आउट हो गए। x स्क्वायर अगर देखो तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहां से प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी ये ऐसा था, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 भी हमारे कैंसिल आउट हो गए। एक्स क्यूब बाई 3 में देखें तो माइनस एक्स क्यूब बाई 6 और प्लस
यहां से और भी हमारे पास माइनस का ही है, तो हमारी पहली नॉन कैंसिल टर्म कौन सी मिल रही है, एक्स क्यूब वाली, तो वहीं पे रुक जाएंगे। कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 6, ठीक है, और यहां से एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन 3, सॉरी अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट क्या था, एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब बाई 2 हो गया आपका, और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो ये आ गया -12 के बराबर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका आंसर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है cos ऑफ 10x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4। तो यहां से देखो आप cos c माइनस cos d का ऊपर फॉर्मूला लगा लें, -2 sin c प्लस डी बाई 2, मतलब 10x प्लस x बाई 2, है ना, और इंटू साइन, या फिर इसको हटा ही देते हैं सीधा, 10x माइनस x माइनस 10x बाई 2, राइट, ये आपके पास आ गया। और डिवीजन में आपको क्या चाहिए, x रेज टू पावर 4 चाहिए, ऐसा ही है, ठीक है। तो साइन के आगे 0 लिखा हुआ है, अगर वही 0 नीचे रहता तो हमारा काम बन जाता 1। इसी तरीके से ये 0 लिखा हुआ है, यही टर्म अगर डिनोमिनेटर में रहती तो आंसर बन जाता 1, तो वो टर्म लगा दो। तो 2 साइन 10x प्लस x बाई 2, और नीचे हमारे पास अगर 10x प्लस x बाई 2 आ जाए, ठीक है। और इसी तरीके से साइन x माइनस 10x बाई 2, और नीचे अगर हमारे पास x माइनस 10x बाई 2 आ जाए, ठीक है, x माइनस 10x बाई 2, ठीक। तो आपने क्या किया, ये दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस किए, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसको हमने साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया कि x प्लस 10x इंटू एक्स माइनस 10x अपॉन x रेज टू पावर 4, तो था ही डिनोमिनेटर में। तो ये पोर्शन 1 बन गया, ये पोर्शन 1 बन गया, तो आंसर कितना आ गया, 2 टाइम्स लिमिट ओवर x टेंड्स टू 0 x प्लस 10x इंटू x माइनस 10x अपॉन x की पावर 4, ठीक है। अब आप इसको सोचो, अगर x प्लस 10x के नीचे एक x लगा दिया जाए, तो ये तो अपना 2 बन गया ना, 10x बाई x1 और x बाई x1, तो टोटल 2 बन गया, और बाकी का x क्यूब यहां पे डाल दें हम, ठीक है। तो x माइनस 10x का जब आप एक्सपेंशन करोगे तो आपके पास x क्यूब की टर्म, मतलब यहाँ पे तो आपको एक्सपेंशन करना पड़ रहा है ना, क्योंकि हमारे पास एक तरीके से देखो x पॉलिनोमियल है और 10x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो 2 इंटू ये आ गया अपने पास 2, मतलब 4, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। इसका एक्सपेंशन किया तो x माइनस, इसके लिए 10x के लिए देखें तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x क्यूब, तो ये आपका कितना बन जाएगा, -1/3, ठीक है। पहली नॉन कैंसिल टर्म आपको मिल चुकी है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा -4/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी सा क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे, लिमिट x1 3 है, xn प्लस 1 आपका किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया गया, और हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ये समझो कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी √2 प्लस xn। कह सकता हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर भी, अंडर रूट के अंदर चले ही जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 प्लस xn, ठीक है। अच्छा, ये f ऑफ gx के बारे में आपको पता है ना, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ gx, ऐसा अगर है तो लिमिट को अंदर कब भेज सकते हैं, f ऑफ लिमिट x से gx कब लिख सकते हैं, f ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a gx कब लिख सकते हैं, जबकि जो gx फंक्शन है, मतलब जो ga वाली वैल्यू है, लिमिट x टेंडिंग टू a gx जो आ रहा है, सॉरी ga नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू a gx जो आ रहा है, उसकी उस वैल्यू के नेबरहुड में अगर gx आपका कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, तो आप लिमिट को अंदर भेज सकते हो। क्या कहा गया था कि gx की मान लो x टेंडिंग टू a के लिए लिमिटिंग वैल्यू आ रही थी सपोज 5, तो उस 5 के नेबरहुड में f को कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर 5 के नेबरहुड में f कंटिन्यूअस है तो फिर आप बोल देंगे कि फंक्शन आपका कैसा था, कंटिन्यूअस, सॉरी लिमिट को अंदर भेजा जा सकता था। तो सेम प्रोसेस यहां भी आप समझ ही सकते हो कि अंडर रूट तो हमेशा ही कंटिन्यूअस है, तो अगर अंडर रूट हमेशा कंटिन्यूअस है तो लिमिट को अंदर भेजा जा सकता है, क्योंकि यहां से जो भी लिमिट की वैल्यू सपोज लेमडा आएगी, लेमडा के अराउंड हमारे पास अंडर रूट हमेशा कंटिन्यूअस ही रहना है, ठीक है। तो आप देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn प्लस 1, और उधर इस तरीके की टर्म लिखी हुई है, ठीक है।
अब आप ऐसे समझो कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो xn आपको किधर टेंड कराएगा, मान लो लैम्डा, मान लो ये वैल्यू आपकी लैम्डा आती है तो ये क्या होगा, ये भी तो लैम्डा ही होगा ना भाई। ऐसा थोड़ी ना एक स्टेप और आगे चले जाएंगे तो लिमिट ही बदल जाएगी। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं, मतलब कितना भी हम राइट में चलते जाएं हमेशा हमारे पास टर्म कोई एक पर्टिकुलर लिमिट को जा रही है। ठीक है, तो अगर हम इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस 1 दोनों पे ही लिमिट्स कंपेयर करें तो बराबर ही आएंगे ना। इन्फिनिटी पे और उसके जस्ट एक स्टेप आगे लिमिट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो ये वाली चीज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए अगर लैम्डा है और ये भी आपका लैम्डा है तो आपको इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रहे स्क्वायर करके अगर आप करोगे तो एक एक्स्ट्रा रूट आएगा, वो एक्स्ट्रा रूट आपको कैंसिल हटाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ या फिर ओरिजिनल इक्वेशन के साथ क्रॉस वेरीफाई करके। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है हमारे पास, ये दोनों की लिमिट निकालनी है और यहाँ पे हमें दे रखा है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज fx, देन फाइंड x फॉर विच x इज f ऑफ x इज 0। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा गया, आपको ये बोला गया कि ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कोई x के टर्म्स में फंक्शन बचेगा, हमें चाहिए ऐसी x की वैल्यूज जिनके लिए fx जो है 0 के बराबर हो जाए। बताओ ये लिमिट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपको fx निकालने से ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ये देखना है कि ये टर्म 0 कब होती है, यही ना। आपको x की ऐसी वैल्यूज देखनी है जबकि ये लिमिट 0 हो जाए। तो आप देखो ये किस तरीके का केस हो गया, आप यहाँ पे समथिंग कोई कांस्टेंट है ना, ये x वेरिएबल है बट चूंकि लिमिट तो n पे लगी हुई है ना तो अभी तो एज अ कांस्टेंट ही बिहेव करेगा। अब हमने कहा कि अगर ये क्वांटिटी कोई कांस्टेंट है कि पावर में 2n लिखा हुआ है, ठीक है, और आउटकम हम 0 चाहते हैं तो ये पावर में इंफिनिटी लिखा है ना, तो अगर बेस हमारा 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, बेस अगर हमारा 1 से बड़ा हो गया, या फिर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये पूरा बेस और रेज टू पावर इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर आपका बेस 1 से बड़ा हो गया तो फिर आपके पास जो क्वांटिटी है वो कैसी होगी, ये इंफिनिटी प्लस 5 मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी, आंसर कितना आ जाएगा 0। अगर आपका बेस 1 से छोटा हो गया तो फिर क्वांटिटी कैसी हो जाएगी 1/5। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऐसा केस कि आपका जो बेस है वो 1 से बड़ा हो जाए। तो मतलब 3/π tan इनवर्स 2x का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3/π tan इनवर्स 2x या तो ये -1 से छोटा हो जाए या तो ये 1 से बड़ा हो जाए। तो tan इनवर्स 2x is less than or equal to -π/3 और greater than or equal to π/3। ठीक है, अब आप देखिए 2x कैसा होगा, 2x आपका less than or equal to -√3/2, सॉरी -√3। ठीक है, tan π/3, और यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा आपका greater than or equal to √3। तो 2x आपका इससे छोटा है या इससे बड़ा है, मतलब अब आप x पे कमेंट कर सकते हो कि x या फिर ऐसा कहें mod of x will be greater than or equal to √3/2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप नोटिस कर लेते हो, क्या है x - 10 और x इज इक्वल टू 1 से 20 तक के सारे टर्म्स लिखे गए हैं। अब आप देखिए अगर आपका फिर से ये ऐसा ही कुछ है ना, समथिंग की पावर में इंफिनिटी, तो अगर वो समथिंग मतलब बेस आपका 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, यही 3 केसेस आपको देखने हैं। ठीक है, तो भाई cos ऑफ एनीथिंग 1 से बड़ा तो नहीं हो जाएगा, cos ऑफ कुछ भी लिखा हो 1 से बड़ा तो नहीं हो जाएगा, या तो ये वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहेगी। ठीक है, मतलब cos ऑफ x - 10 आपका जो भी हो, लेकिन वो रहेगा कैसा, 1 और -1 के बीच, कहीं कहीं पे 1 या -1 भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान देना ये डिग्री नहीं है ना, रेडियन टाइप से है 1 से 20। तो आप देखो आप x को 1 रखते हो, ठीक है, तो जो cos ऑफ -9 या फिर cos ऑफ -9 कहें या cos ऑफ 9 कहें, बात बराबर ही है। तो खैर जो टर्म आएगी वो कैसी होगी, वो टर्म तो होगी 0 और 1 के बीच की, या फिर -1 और 1 के बीच की टर्म होगी, और उसकी पावर में हमने इंफिनिटी लगा दिया तो वो टर्म किधर चली गई, 0 की ओर। इसी तरीके से आप x = 10 के अलावा हर एक केस आप रखो, x = 10 के अलावा कोई भी केस रखो,
ये क्वांटिटी आपकी -1 और 1 के बीच में रहेगी और पावर में इन्फिनिटी लगने से वो 0 निकल जाएगी। लेकिन x इक्वल टू 10 क्या दे देगा? x इक्वल टू 10 के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे तो cos 0 बन जाएगा, मतलब 1 है ना, और 1 की पावर में 2n, ठीक है, तो वो तो एग्जैक्ट 1 आएगा, मतलब x इक्वल टू 10 ही एक केवल काम की टर्म दे रहा है एंड दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट एज 1। बाकी हर एक टर्म किधर चली जाएगी? 0 की ओर चली जाएगी, क्योंकि cos ऑफ 2 - 10, cos ऑफ 3 - 10, cos ऑफ 4 - 10 सभी कैसे होंगे? cos ऑफ 20 - 10 सभी कैसे होंगे? -1 और 1 के बीच के ही होंगे और पावर में इन्फिनिटी लगने से वो 0 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किस फॉर्म का क्वेश्चन है। तो आप देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब 1/e और -1 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या कि ये e/1 - e और ये लिखा है 1/e -1। तो बेस हम कहें तो बेस किधर टेंड कर रहा है? बेस टेंड कर रहा है 1 की ओर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे? ये अभी हमने बोला ना, ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो फिर 1/e -1 और ये e/1 - e दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस 1 की तरफ, पावर इन्फिनिटी की तरफ, मतलब 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। करना क्या होता था ऐसे क्वेश्चंस में? बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, पावर से मल्टीप्लाई करो। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, और पावर से मल्टीप्लाई करो, यही पूरी काम है अपने पास। तो और जो भी आंसर आएगा उसको e के पावर में लिख देंगे फाइनली। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, यहां पे देखिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया? 1/1 - e -ex/1 - e और इसको x/1 + x ऐसा लिख दिया मैंने, -1 और इंटू x। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन बना। फिर आप देखिए इसके आगे आपके पास टर्म क्या बन जाएगी? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको इसके साथ। ठीक है, तो 1 - 1 + e अपॉन, मतलब e/1 - e, फिर e/1 - e और x/1 + x और इंटू x। ठीक है, तो आप यहां से देखो e/1 - e आपका कॉमन हो गया ना, ठीक है, और बचेगा क्या? 1 - x/1 + x इंटू x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 + x - x, मतलब 1/1 + x इंटू x। तो ये हो गया आपका e/1 - e इंटू x/1 + x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है ही। तो e/1 - e तो चलिए कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये वाली चीज जो है आपकी 1 को टेंड करने लग गई, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया? e/1 - e। ठीक है, लेकिन एक चीज का और ध्यान दें कि ये आंसर नहीं है। आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा? इस जो रिजल्ट आया है इसको e की पावर में रखना पड़ेगा, तो आंसर विल बी e⁻e/1 - ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर से 4 क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। ln x² + ex और ln x⁴ + e⁻²x। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हैं इफेक्टिवली इसमें से कि ln x² + ln 1 + e⁻x/x², ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है क्या? e⁻x/x², ठीक नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि यहां पे तो 1 + इन्फिनिटी बनने लग रहा है ना। आप समझते हो ना, एक सबसे ऊपर क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, उसके नीचे पॉलिनोमियल और सबसे नीचे लॉग। तो अगर आप x की पावर n अपॉन e की पावर x रखोगे तो इसकी लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए किधर जाती है? 0 को जाती है। यहां पे जब हमने क्या किया, x² बाहर निकाल लिया तो बचा गया e⁻x/x², तो वो तो इन्फिनिटी टेंड करने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम e⁻x को बाहर निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा, ऐसे देखो, 1 + x² e⁻x। ठीक है, और नीचे अगर देखें तो ln e⁻²x 1 + x⁴ e⁻²x, ऐसा। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज, ठीक है, लिमिट उमिट लगी हुई है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ln e⁻x x हो गया प्लस ln
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेस टू पावर एक्स, और नीचे देखिए आपके पास ln e की पावर 2x जो कि 2x दे देगा, और प्लस ln 1 प्लस x की पावर 4 अपॉन ई रेस टू पावर 2x। ऐसा ब्रेक करने से फायदा क्या हुआ आपके? ऐसा ब्रेक करने से फायदा ये हो गया कि इसमें ये वाली टर्म आपको जीरो की तरफ ले जाएगी, ये वाली टर्म आपको जीरो की तरफ ले जाएगी, है ना। x की पावर n अपॉन e की पावर x क्या होता है? जीरो की तरफ जाता है। तो ये ln 1 प्लस जीरो, ये ln 1 प्लस जीरो, तो ये भी जीरो की तरफ, ये भी जीरो की तरफ। आंसर कितना आ गया? x बाई 2x, मतलब कितना? 1/2। ठीक है, तो आंसर विल बी हाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है कि n की ऐसी वैल्यूज देखनी है जिससे कि ये लिमिट जो है हमारी नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आए। तो अपन देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसे। यहाँ पे ध्यान देना, एंगल में है x की पावर n, है ना, साइन x की पावर n नहीं है, ऐसा कुछ है। ठीक है, और नीचे हमारा साइन x पूरे की पावर n। ठीक, तो खैर अपन देखते हैं कैसे हो सकता है ऐसा। तो हमने क्या किया, x की पावर n से ऊपर कॉमन ले लेता हूं मैं, 1 माइनस साइन x की पावर n अपॉन x की पावर n। ठीक है, और नीचे मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया, x हाँ कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन x, और नीचे साइन, ये साइन x की पावर n और नीचे एक x है। ठीक है, तो इसको भी मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक, तो इससे दिखा क्या, ये 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये चीज आपकी जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, तो आपके पास यहां पे देखिए x की पावर n माइनस 1 ये बच रहा है, x की पावर n माइनस 1, और ये ओवरऑल किधर जा रहा है, 1 माइनस 1 जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप देखो, आप चाहते हो कि x की वैल्यू अगर हम देखें तो x हमारा n माइनस 1 और इंटू 1 माइनस साइन xn अपॉन xn, और डिवीजन में हमारे पास क्या है, डिवीजन में हमारे पास है 1 माइनस, ये 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये वाली क्वांटिटी आपकी किधर जाएगी, जीरो की तरफ जा सकती है। ठीक है, अगर n, अब आप ऐसे समझना, n माइनस 1 अगर आपका पॉजिटिव रहा तो इफेक्ट क्या क्या आएगा, देखो अगर n माइनस 1 आपका पॉजिटिव रहा तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, ये भी जीरो की तरफ चला जाएगा, ये तो जीरो की तरफ है ही, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस ये 1 लेकिन ये जीरो है, तो डिनोमिनेटर आपका किधर जाने लग गया भाई, जीरो की पावर में जब तक जीरो रहेगा, सॉरी जीरो की पावर में जब तक पॉजिटिव कुछ चीज रहेगी तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तब तक तो क्वांटिटी जीरो की ओर ही जाएगी। तो अगर n माइनस 1 पॉजिटिव है आपका तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये इतना टर्म जीरो। ठीक है, तो 0/1 मतलब आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो नॉट पॉसिबल, सबसे पहला कमेंट यही हो गया। ठीक है, n माइनस 1 आपका ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज वैल्यू कितनी आने लगेगी, जीरो आने लगेगी। हमें कैसी चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं बाकी क्या हो सकता है। n इक्वल टू 1 पे देखें, n इक्वल टू 1 पे देखो क्या बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, x की पावर 0, मतलब x की पावर 0 तो एग्जैक्ट 1 होता है ना, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। फिर इसके बाद देखो 1 माइनस साइन x अपॉन x। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में भी देख लेते हैं, सीधा n को 1 रख दिया, n को 1 रख दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, ऐसा करने की जगह हम सीधा ओरिजिनल इक्वेशन से ही रखते हैं। तो n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या बनेगा, x माइनस साइन x और नीचे x माइनस साइन x, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें सीधा पता चल रहा है कि लिमिट कितनी आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। ठीक है, और अगर मान लो और छोटा रखो, 0 रख लिया मान लो, तो n को अगर मैंने 0 रख लिया तो हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन आएगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, नेगेटिव में तो सब कुछ इन्फिनिटी इन्फिनिटी निकल जाएंगे, n नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। तो हमने बाकी सब तो चेक कर लिया कि नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 के बराबर देख लिया, और बचे n इक्वल टू 0। तो अगर n इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या, मतलब लिमिट क्या लिखी हुई है, x की पावर 0 मतलब 1 माइनस साइन x की पावर 0, तो 1 माइनस साइन 1। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है ऐसे में, n इक्वल टू 0 मतलब x माइनस साइन x, तो मतलब 1। ठीक है, तो ये भी आपका कितना आएगा, 1 माइनस साइन 1 अपॉन
-1, कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म थोड़ी ना है। तो n इक्वल टू 0 भी हमारा आंसर हो गया, n इक्वल टू 1 भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, n की यही दो वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल है। n नेगेटिव नहीं हो सकता, ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि फिर इन्फिनिटी वगैरह बन जाएंगे। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंडिटर्मिनेंसी रिमूव नहीं हो पाएगी। तो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0, दीज आर टू पॉसिबल एंड फॉर विच दिस लिमिट इज नॉन जीरो फाइनाइट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, अपन कंफर्टेबल कब रहते हैं, 0 की तरफ, है ना। तो अपन x को रख देते हैं पाई बाई 2 माइनस एच, मान लो पाई बाई 2 माइनस एच, और हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अब इससे चेंज क्या आया, यहाँ देखिए साइन x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच, और cos पाई बाई 2 माइनस एच बेसिकली हो गया आपका साइन h, और डिवीजन में आपके पास क्या आ गया, cos ओवर पाई बाई 2 माइनस एच कॉस एच। ठीक है, इतनी चीज है ना। ठीक, तो आप देखो h टेंड्स टू अगर 0 है तो साइन के आगे वाली चीज आपकी 0 को टेंड हो रही है। अगर वही 0 नीचे रहता तो आप सीधा आंसर 1 लिख देते। तो सीधा हमने वही स्टैंडर्ड लिमिट यूज करनी चाहिए, लिमिट इज टेंडिंग टू 0, साइन पाई बाई 2 माइनस एच इंटू साइन एच, और अपॉन यही चीज हमें चाहिए, पाई बाई 2 माइनस एच इंटू साइन एच। ठीक है, तो साइन 0 अपॉन सेम 0, और वही 0 हमें ऊपर भी डालना पड़ेगा। तो पाई बाई 2 माइनस एच साइन एच अपॉन नीचे कॉस पाई बाई 2 माइनस एच कॉस एच, ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये पार्ट तो 1 आ गया। अब उस पार्ट के बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास बचा हुआ है लिमिट s टेंड्स टू 0, ये पार्ट 1, और उधर बचा हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एच इंटू साइन एच, और नीचे हमारे पास है कॉस ओवर पाई बाई 2 माइनस एच और इंटू कॉस एच। ठीक, ऐसा कुछ। तो h अगर आपका 0 को टेंड कर रहा है तो डिनोमिनेटर देखिए किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका पाई बाई 2 वगैरह बनेगा। ठीक है, अच्छा पाई बाई 2 माइनस एच, ये तो पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं अलग ही कर लेता हूं। सीधा मेरे पास पाई बाई 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन, यहां पे अगर देखें तो ये कॉस के आर्गुमेंट के अंदर फंसा हुआ है, पाई बाई 2 माइनस एच इंटू कॉस एच। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब आप देखिए, ये तो चलिए कांस्टेंट है, इस साइन एच की जगह पे साइन एच बाई एच इंटू 1 किया जा सकता है, मतलब साइन एच को मैं एच डायरेक्टली रख सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे अब h अपॉन कॉस पाई बाई 2 माइनस एच कॉस एच आ गया, एक बार डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली, तो पाई बाई 2 हो गया, LH रूल अप्लाई किया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर 1, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस समथिंग समथिंग लिखा हुआ है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एच और इंटू कॉस एच। ठीक है, ये तो कॉस, सबसे पहले बाहर वाले कॉस का डिफरेंशिएशन किया, फिर अब अंदर जाते हैं चेन रूल से, तो पाई बाई 2 माइनस एच कॉस एच का डिफरेंशिएशन, तो पाई बाई 2 माइनस एच का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस एच का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1, और कॉस एच का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एच को एज इट इज रखेंगे उस समय, प्लस इसका एज इट इज रखा पाई बाई 2 माइनस एच, और कॉस एच का डिफरेंशिएशन लिख दिया माइनस साइन एच। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपका न्यूमरेटर तो फिक्स है ना, बस डिनोमिनेटर में आपको s टेंड्स टू 0 की वैल्यू रख देनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें तो अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, ये आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है ना, तो x log x का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो कोई स्टैंडर्ड लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, सच इन्फिनिटी भी है ना, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, LH रूल पे चले जाएं डायरेक्टली। तो x एज इट इज रखा, log x का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3 log x का होल स्क्वायर और इंटू 1 बाई एक्स, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे हमारे पास आ गया 2x प्लस 1, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी था ही, है ना, तो बातें यहीं से खत्म हो गई, क्योंकि ऊपर log x है ना, और नीचे पॉलिनोमियल है, तो log x बड़ा होगा या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बड़ा होगा। ठीक है, भले इसकी पावर कुछ भी लग जाए, 2 नहीं 2000 लग जाए, लेकिन तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है वो बड़ा होगा और लॉग तुम्हारा छोटा होगा, और इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, सी। ठीक है,
नेक्स्ट फिर से आपके पास लास्ट 4 क्वेश्चंस है इस लेक्चर के, और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, cot इनवर्स x की पावर माइनस है log x बेस है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो अगर आप इसको ऐसे समझें, cot इनवर्स log x बेस है अपॉन x रेज टू पावर है, तो आप फिर से वही बात, log ऊपर है नीचे पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल आपका डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आपकी 0 की तरफ टेंड करेगी। और इसी तरीके से देखें सेक इनवर्स, ठीक है, a रेज टू पावर x है, ठीक है। तो इसमें आप देखो ये हमारे पास कोई कांस्टेंट है और रेज टू पावर x। अब इसको अगर आप मान लो ऐसे लिख देते हो, a रेज टू पावर x अपॉन log ax, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप देखो log x बेस है और ये a रेज टू पावर x, दोनों में डोमिनेट कौन करेगा, ये डोमिनेट करेगा, मतलब ये इन्फिनिटी की ओर निकल जाएगा और ये 0 की ओर निकल जाएगा, मतलब कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है और सेक इनवर्स का आर्गुमेंट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो सेक इनवर्स इन्फिनिटी वाली कंडीशन कब आती है, π/2 पे आती है। जैसे ही डिनोमिनेटर 0 के अलावा कुछ और हुआ वैसे ही इंडिटरमिनेंसी रिमूव हो गई। तो हम देखें सेक इनवर्स के आर्गुमेंट में इन्फिनिटी था, ठीक है, सेक इनवर्स के आर्गुमेंट में इन्फिनिटी था क्योंकि डोमिनेट ये करेगा इसके कंपैरिजन में। तो सेक इनवर्स इन्फिनिटी मतलब इट टेंड्स टू π/2। अगर इसकी बात करें तो ये आपका 0 की तरफ टेंड कर रहा है, कॉट इनवर्स 0, तो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, π/2 होगी, आंसर विल बी 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास साइन ऑफ सिग्नम x, इंटीजर पार्ट है ना, ये इंटीजर पार्ट अपॉन सिग्नम x। तो आप देखो सिग्नम x आप जब x 0 के राउंड चेक कर रहे हो ना, तो इंटीजर पार्ट भी लगा हुआ है और ऊपर से हमारा सिग्नम भी है, तो हम चेक कर लें भाई RHD LHD को अलग, क्योंकि 0 प्लस पे अलग बिहेवियर है सिग्नम का, 0 माइनस पे अलग है। तो जब 0 प्लस पे चेक करोगे तो लिखा क्या हुआ है, इंटीजर पार्ट ऑफ साइन 1/1, ठीक है। और ऐसे में साइन 1/1 की बात करें तो उसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 0 आएगा। भाई साइन 1 पॉजिटिव रहता है ना, 0 और 1 के बीच की कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इंटीजर पार्ट उसका 0 निकल के आ जाएगा। जब हम 0 माइनस की बात करेंगे तो होगा हमारे पास साइन ऑफ -1/-1। तो खैर यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर से साइन 1/1 का इंटीजर पार्ट 0 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1 रेज टू पावर a और साइन 1/n। तो आप अगर देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए ये चीज 0 की तरफ जा रही है, ये 1, तो 1 की पावर इन्फिनिटी इस तरीके का फॉर्म है ना, नहीं सॉरी, ये आपका 1 + 0, ठीक है, तो 1 की तरफ जा रहा है और उसकी पावर में 0 की तरफ जा रहा है, तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, हमें ज्यादा मेहनत ही नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, भले ही कुछ भी लिखा हुआ है। तो आप देखो इंडिटरमिनेंसी अगर इसकी, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है। अगर a आपका पॉजिटिव है, 2 केसेस ले लिए है ना, अगर a आपका पॉजिटिव है, देखो जरा कैसा होगा, ये चीज आपकी 1 की तरफ टेंड करेगी जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है, 1 से कुछ छोटी होगी, है ना। तो लिमिट आपने लगाई तो ये क्वांटिटी किधर चली गई, 1 है ना, की पावर में a, तो 1 ही की तरफ जाएगा, तो a पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनफैक्ट, ठीक है। ये आपका हमेशा 1 की तरफ जाएगा, +0, तो 0 की तरफ, मतलब 1 + 0 बेस आपका 1 और पावर कितना हो गया आपका 0, तो इसका मतलब आंसर सीधा 1 हो गया, कोई इंडिटरमिनेंसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको लिमिट कुछ इस तरीके की चाहिए, फाइंड x if n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, अब देखो अपन चाहते हैं n लिमिट जो है 1/3 आए, तो 1/3 आने के लिए देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो अगर ऊपर n × 3 की पावर n है तो नीचे भी डिग्री n ही होनी चाहिए जो डोमिनेट करे, है ना। तो अगर अपन इसमें से ऐसा समझते हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी n × 3 की पावर n, तो 3 की पावर n से हमने डिवाइड कर लिया, तो ऐसा बना लिया हमने, ऐसा कुछ, एंड वी वांट इट एज 1/3, ठीक है। तो आप देखिए n/3n जब रहेगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, n/3n सीधा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी इन्फिनिटी और ये 1 तो नेग्लेक्ट हो गया ना भाई इन्फिनिटी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या है आपकी,
रिक्वायरमेंट ये है कि ये वाली चीज आपकी 0 की तरफ चली जाए। मतलब हम क्या चाहते हैं कि x माइनस 2/3 रेज टू पावर n लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी ये आपका 0 की तरफ चला जाए, मतलब इसको इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया जा सके। तो x माइनस 2/3 रेज टू पावर n की जब आप बात करोगे और आप चाहते हैं इसे 0, पावर में इंफिनिटी है तो बेस को क्या होना चाहिए 1 से छोटा, तभी तो रिजल्ट 0 की तरफ जाएगा। तो x माइनस 2/3 इज लेस देन 1। ठीक है, अच्छा -1 से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, तो x आपका x माइनस 2/3 आपका -1 से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कंडीशन लेते हैं तो x के बारे में हमें रिस्ट्रिक्शन मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या लिखा गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस x। ठीक है, तो आपको एक और स्टैंडर्ड लिमिट बताई जाती है, कौन सी, 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ये बताया जाता है अगर जो ये यहाँ पे 0 लिखा हुआ है उसी 0 का नीचे स्क्वायर हो तो हम बोल देते हैं आंसर कितना होगा, हाफ होगा। उसी चीज को यहाँ पे यूज करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस, आगे तो 0 ही लिखा है ना, ये क्वांटिटी आपकी 0 को टेंड करेगी, तो अगर इसी 0 का नीचे होल स्क्वायर लिख दिया जाता तो आपका काम बन गया था। तो आपने अब क्या किया, 1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर और नीचे x की पावर 4 लगा दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना बन गया, ये बन गया हाफ इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, तो ये आपका हाफ का स्क्वायर हो गया, आंसर आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, कुछ अलग से तरीका नहीं है, क्लब करना पड़ेगा एलसीएम एलसीएम लेके। तो करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं ना बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब इसको मैं एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपके पास ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसके दो फैक्टर्स कर दिए मैंने, साइन एक्स प्लस एक्स, और यहां पे ले लिया मैंने साइन एक्स माइनस एक्स। क्यों किया आप देखिए, क्योंकि 0 बनाने के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये भी है वैसे, लेकिन अगर मैं इसको x यहां पे दे दूं और x क्यूब यहां पे दे दूं तो अपने लिए चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको दिख जाएगा साइन एक्स बाई एक्स वन, एक्स बाई एक्स वन, तो ये आपका बन गया 2 और बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब आप देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक पॉलिनोमियल है, ऊपर एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो आप लिख लीजिए 2 टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स का मतलब हो गया x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और पहली नॉन कैंसिल टर्म हमें इतने ही एक्सपेंशन से मिल गई तो अपन रुक गए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए e रेज टू पावर साइन एक्स, e की पावर 0 की तरफ टेंड कर रही है, -1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो मैं ऐसे मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, साइन एक्स को मैं मान लेता हूं t। ठीक है, साइन एक्स को मैं t मान लेता हूं, तो क्या होगा, अपन कह देंगे t टेंड्स टू 0। ठीक है, और e रेज टू पावर t -1 प्लस t अपॉन tan इनवर्स t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब tan इनवर्स t फिर से स्टैंडर्ड लिमिट होती है हमारे पास कि अगर मैं इसको t ऐसा लिख दूं तो चलेगा, तो ये वाली लिमिट तो 1 होती है, तो आपके पास आ गया लिमिट t टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर t -1 माइनस t अपॉन t स्क्वायर। एक्सपेंड कर दो तो 1 प्लस टी से कैंसिल, बचेगा क्या, टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कहां तक एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल तक, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म मिल चुकी है और नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा, हाँ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3π/4। ठीक है, 1 प्लस tan x। ठीक है, तो मैं पहले तो यही काम करता हूं, x को मतलब जैसे x 3π/4 की तरफ था उसको लेकर के 0 पे आए, मतलब x को रिप्लेस कर दें 3π/4 प्लस h से, मान लो तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस tan 3π/4 प्लस h रख दिया और रेज टू पावर 1/3 है, डिवाइडेड बाई कितना है, इसको मैं माइनस कॉस 2x लिख सकता हूं, तो माइनस कॉस 2x की जगह रख दिया 3π/4 प्लस h, है ना, तो ये बन गया आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहां से आपके पास 1 प्लस tan 3π/4 मतलब 1 प्लस
सॉरी -1 है ना, -1 प्लस 10h अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 10h, ठीक, रेज टू पावर 1/3 और नीचे क्या बचा माइनस कॉस 3π/2 प्लस 2h, 1 प्लस 10h और यहाँ से -1 प्लस 10h, ठीक है, यही आएगा ना, tan3/4 प्लस 10h और 1 माइनस tan3/4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने क्लब किया तो 1 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 tan h अपॉन 1 प्लस 10h, तो 2 tan h अपॉन 1 प्लस 10h रेज टू पावर 1/3 अपॉन नीचे देखो cos 3π/2 प्लस थीटा, कितना हो गया ये cos 3π/2 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा, ठीक है, cos 3π/2 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा, तो ये बन गया आपका माइनस साइन 2h, ओके, यही आ रहा है माइनस साइन 2h cos 3π/2 प्लस 2h ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ ठीक है, तो ये आपका माइनस साइन 2h आ जाएगा। अब आप s टेंडिंग टू 0 था, s टेंडिंग टू अगर 0 था तो ये वाले पार्ट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, 1 अपॉन 1 प्लस 10h वो तो 1 आएगा, तो रेज टू पावर 1/3 इसको अलग कर लो, मतलब तुमने 1 अपॉन 1 प्लस 10h रेज टू पावर 1/3 इसकी लिमिट निकाली, ठीक है, दिस इज कमिंग आउट एज 1, रहने दो, इनटू लिमिट मतलब ऐसा, ठीक है, इनटू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 2 10h रेज टू पावर 1/3 और अपॉन बचा हुआ है माइनस साइन 2h। तो आप देखो ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी 1 के बराबर, लेकिन इधर देखो h टेंडिंग टू 0 था तो 10h को h से रिप्लेस कर सकते थे, तो इधर बन क्या गया h की पावर 1/3 और नीचे कितना बना h के टर्म्स में आएगा ना, जो पॉलिनोमियल अगर हम इसको मतलब इक्विवेलेंट्स इसके लिखें तो आप देखो ये 1 है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 रेज टू पावर 1/3 इंटू 10h अपॉन h चाहिए आपको और इंटू h रेज टू पावर 1/3 और नीचे माइनस का साइन 2h अपॉन 2h, ठीक है, और इसके साथ आपको मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए होगा, एक 2h का टर्म चाहिए होगा ना, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो आप देखिए ये सब तो आप 1 लिख दोगे, लेकिन यहां से आप देखो h की पावर 1/3 और नीचे क्या है h, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास h टेंडिंग टू 0 के लिए ये ऐसे समझ सकते हो इफेक्टिव डिग्री से, या फिर ऐसे भी देख सकते हो h की पावर -2/3 की टर्म आएगी, h टेंडिंग टू 0 है तो इन्फिनिटी निकल जाएगा, मतलब दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अपन आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में हम फर्दर कुछ कांस्टेंट डिटर्मिनेशन ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू ऑल।